नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भूखे प्यासे अपनी घरों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा, प्रवासी मजदूरों की स्थिति दयनीय है, ये मानवीय त्रासदी के अलावा कुछ नहीं है। इस बीच हाईकोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और उनकी देखभाल को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्यवार आंकड़ा देखने को कहा। कोर्ट ने कहा, पिछले दिनों औरंगाबाद ट्रेन हादसे में 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत जैसी घटनाओं ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इन्हें देखकर शायद ही किसी का दिल ना पसीजा हो। आंसुओं को रोक पाना मुश्किल था। ये एक मानवीय त्रासदी है। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच शनिवार को पूर्व कांग्रेस चीफ राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर निकले और घर गांव की ओर पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों से मिले। दक्षिण दिल्ली के आश्रम इलाके में सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास जब वे पहुंचे तो उन्हें वहां कई मजदूर मिले। राहुल ने इस दौरान उनका हालचाल लिया और दिक्कतें सुनी। खबर आ रही है कि राहुल गांधी जिन मजदूरों से मिले थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पुलिस का कहना है कि उनको ऊपर से आदेश हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा है कि वह दूसरे राज्यों में ट्रेन के जरिए अपने गृह राज्य बंगाल आने वाले मजदूरों से ट्रेन का किराया नहीं लेगी। सरकार ने रेलवे मंत्रालय को इस बात की सूचना पत्र लिखकर दी है। कोरोना संकट के दौरान अपने घर जा रहे मजदूरों के साथ लगातार हादसे हो रहे हैं। इस बार हादसा मध्य प्रदेश के सागर में हुआ है। यहाँ मजदूरों को लेकर जा रहा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 20 मजदूर घायल हो गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज की ब्रीफिंग पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैडम, लोगों को पैसा चाहिए, डीसीटी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, ना कि रोज की नंबरों की बमबारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि उन्हें सरकार के पैकेज से काफी निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को इस वक्त पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री इस पैकेज के बारे में फिर से विचार करें। उन्हें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, 200 दिन के लिए मनरेगा और किसानों तक सीधे पैसे पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए। राहुल ने कहा कि पीएम को विदेश को देखकर नहीं बल्कि देश को देखकर फैसला लेना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से नीतियों में सुधार किया जाएगा। खनिज पदार्थ क्षेत्र में भी 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। इसमें बॉक्साइट और कोयले के ब्लॉक की साथ में नीलामी हो, इसकी कोशिश की जाएगी। रक्षा मामलों में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें मदद दी जाएगी। सरकार कुछ उपकरणों का आयात पर रोक लगा देगी, यानी ये वे उपकरण होंगे जिन्हें देश के अंदर ही खरीदना होगा। ये सूची धीरे धीरे समय के साथ बड़ी होती जाएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सबसे बड़ी घोषणा ये की है कि रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। वित्त मंत्री की आज की प्रेस ब्रीफिंग में नागर विमानन क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के तहत 3 बड़े कदमों की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु क्षेत्र की पाबंदियों को सरल सुगम बनाया जाएगा ताकि लोगों का समय बचे और ईंधन कम खर्च हो। इस वायु क्षेत्र के विस्तार से 1000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। 6 एयरपोर्ट की PPP के आधार पर नीलामी की जाएगी ताकि उन्हें बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। इसरो की सुविधाओं का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। रिसर्च रिएक्टर PPP मॉडल में स्थापित किया जाएगा, जिनसे कैंसर जैसे रोगों के उपचार में मदद मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 86,595 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2760 हो गया है। हालांकि दोपहर को जारी किए गए स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 85,940 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2752 है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 438 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 9,333 हो गई है। संक्रमण से अब तक 129 लोगों की मौत हुई है। वहीं तमिलनाडु में आज 477 नए मामले आए और 3 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 10,585 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 74 हो गया है। इसके अलावा 939 लोग आज ठीक हुए, जिससे कुल ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,538 हो गया। केरल में आज कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव मामले 87 हो गए हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने यह जानकारी दी। कर्नाटक में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1092 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 36 हो गया है। इसके अलावा 496 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में आज 115 नए मामले आए और 7 लोगों की मौत हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2576 हो गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 160 है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 95 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 4140 हो गई है और अब तक कुल 95 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1718 एक्टिव मामले हैं। उत्तर प्रदेश के रेड जोन जनपदों में शामिल गौतम बुद्ध नगर में राहत की खबर यह है कि यहाँ कोविड-19 से संक्रमित पाए गए मरीजों में से 72% मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में अब तक कोविड-19 से संक्रमित 242 मरीज मिले हैं, जिनमें से 173 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित अपने शेड्यूल को अगले हफ्ते जारी करेगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट सोमवार को जारी की जाएगी। वहीं सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस शेड्यूल को फेक बताया है, जिसमें कहा गया है कि 1 जुलाई को बिजनेस स्टडीज की परीक्षा होगी। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 45,64,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,08,000 से ज्यादा है, जबकि करीब 17.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 14,43,000 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 87,427 पहुंच गई है। दूसरे स्थान पर रूस है, जहां कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,62,843 है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 2,418 है। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2,38,000 से अधिक हैं। यहाँ अब तक 34,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में 15,305 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 824 लोगों की मौत हुई है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि महामारी की शुरुआत के समय से ब्राजील में संक्रमण के 2,18,223 मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड-19 की महामारी से वहां अभी तक 14,817 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मन फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा आज से दोबारा अपने मैचों का सिलसिला शुरू कर रही है। शनिवार को बंद स्टेडियम में 6 मैच खेले जाएंगे। लीग के मैच महामारी की वजह से 13 मार्च को रोक दिए गए थे, जब ज्यादातर टीमों के मैच बचे हुए थे। मैचों के दौरान खिलाड़ियों और अधिकारियों समेत लगभग 300 लोग स्टेडियम और उनके पास मौजूद होंगे। खिलाड़ियों का टेस्ट किया गया है और उन्हें मैदान से बाहर सुरक्षित दूरी रखने की सलाह दी गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।